Okay, welcome back. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the E1CB reactions. So first of all, the question arises here, what are E1CB reaction? E stand for elimination, 1 for unimolecular, C for conjugate, and B for base. So elimination, unimolecular, conjugate, base reactions. Or in other words, unimolecular eliminations conjugate base reaction. So the name of the mechanism E1CB stand for elimination unimolecular conjugate base. The word conjugate base refers to the formation of the carbonyl intermediate. कंजुगेट बेस से क्या मुराद है कि जब इंटरमीडिएट स्टेप मतलब डिफरेंट स्टेप पे आप रिएक्शन को कैरीड आउट करते हैं तो इंटरमीडिएट स्टेप में हमें कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बनता है दैट एक्ट एज अ कंजुगेट बेस। तो यही कार्बोनाइल जो है एज अ कंजुगेट बेस चूंकि एक्ट करता है तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम कंजुगेट बेस रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि जो इंटरमीडिएट स्टेप है उसमें कार्बोनाइल बनता है और वो एक्ट करता है एज अ कंजुगेट बेस। E1CB is a two-step process. जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म कैरीड आउट करते हैं तो इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म, इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में क्या है कि अ बेस विल अटैक टू obstruct a proton from the carbon beta to the halogens or the leaving groups. तो पहले स्टेप में एक बेस क्या करते हैं, एक प्रोटॉन को बीटा कार्बन एटम से रिप्लेस करते हैं। तो प्रोटॉन को रिप्लेस करते हैं तो प्रोटॉन विल बी रिप्लेसिंग एज अ पॉजिटिव चार्ज, तो जाहिर है हमें क्या बनेगा, कार्बोनाइल बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोनाइल बनता है जो कि कंजुगेट बेस के तौर पे एक्ट करता है। सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप a base will abstract out the most acidic proton. Its condition is the most acidic proton to generate a stabilized anion, जिसे कार्बोनाइल कहा जाता है। तो इंटरमीडिएट कार्बोनाइल इन द फर्स्ट स्टेप बनता है with the help of a base that acting as a catalyst. While in the second step, the lone pairs of electrons and the carbonyl then move to the neighboring atoms. तो कार्बोनाइल have lone pairs of electrons. अब सेकंड स्टेप में वही लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बोनाइल के पास होते हैं वो क्या करते हैं, मूव टू द नेबरिंग एटम, जिसको बीटा एटम, बीटा कार्बन कहा जाता है, उस तरफ मूव करते हैं। और नेबरिंग एटम या नेबरिंग कार्बन से जब प्रोटॉन रिप्लेस होगा तो नेबरिंग कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ कार्बोनाइल के जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, thus expelling the leaving group and forming double bonds. सॉरी, मैं प्रोटॉन की बात कर रहा था। पहले स्टेप में बेस प्रोटॉन को रिप्लेस करते हैं, दूसरे स्टेप में प्रोटॉन नहीं रहता, दूसरे स्टेप में लीविंग ग्रुप होगा। तो लीविंग ग्रुप का क्या है कि यही कार्बोनाइल के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेबर एटम या नेबर कार्बन के एटम के साथ जो लीविंग ग्रुप है वो रिप्लेस होगा और इसी तरह जो है आगे हमें हमारा प्रोडक्ट फाइनल मिलेगा। So the lone pairs of electrons in the carbonyl then moves to the neighboring atom, thus expelling the leaving group and forming a double bond. और इसी तरह पे क्या करते हैं, डबल बॉन्ड्स जो है वो बना लेते हैं।
लाइक इसमें आप देखें, one thing more I would like to discuss कि इवन सीबी रिएक्शन मैकेनिज्म या इवन सीबी जो रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस रिएक्शन मैकेनिज्म, ये उन कंपाउंड्स में कैरिड आउट होगा जिसमें क्या हो, जो लीविंग ग्रुप है दैट इज 2 कार्बन अवे फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन। अब आप देख सकते हैं द रेड कलर शोन द सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज कार्बोनाइल कार्बन, और ये आप देख सकते हैं दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2 कार्बन, सो दिस इज 1 कार्बन एंड दिस इज सेकंड कार्बन। सो 2 कार्बन अवे, ये X इज द लिविंग ग्रुप एंड X इज 2 कार्बन अवे फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें लिविंग ग्रुप 2 कार्बन अवे फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन हो, तो सच types of compounds we can carry out the reaction mechanism by E1CB reaction mechanism। तो उसमें E1CB रिएक्शन हो सकता है। तो अभी ये जो एग्जांपल नीचे दिया गया है, चूंकि इस एग्जांपल में लिविंग ग्रुप ब्लू कलर शो द लिविंग ग्रुप, this is 2 कार्बन away from the carbonyl carbon, so in this compound we can carry out the reaction by E1CB mechanisms। सो आगे लिखते हैं कि 1CB फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंजुगेट। E1CB का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, काइनेटिक्स जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि इन फर्स्ट स्टेप में जो है सिर्फ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व होगा। A1CB is favored by poor leaving group and a strong base। Objective point of view, this is most important point to be noted कि इवन सी भी रिएक्शन को जो है हम फेवर करते हैं, कैरिड आउट करते हैं बाय पुअर लिविंग ग्रुप। अगर हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप है, स्ट्रांग लिविंग ग्रुप ना हो, पुअर लिविंग ग्रुप हो, तो फिर जो है इवन सी बी रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, एलिमिनेशन होगी और इवन सी बी एलिमिनेशन होगी एंड स्ट्रांग बेस। और इसके लिए इवन सी बी रिएक्शन के लिए स्ट्रांग बेस चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप चाहिए। नीचे एग्जांपल इसमें आप देखें, चूंकि इसमें लिविंग ग्रुप 2 कार्बन अवे फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन, तो इसमें E1CB रिएक्शन होगा। अब क्या है कि यहाँ से बेस अटैक करके यहाँ से प्रोटॉन को रिप्लेस करेगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, मीन कार्बनायन बनेगा। तो ये कार्बन यहाँ से प्रोटॉन BH बनता है, मीन की प्रोटॉन रिप्लेस बाय अ बेस, तो BH पॉजिटिव बनेगी और इस कार्बन के ऊपर C लोन पेयर्स with having negative charge, जिसको कार्बोनाइल कहा जाता है, इंटरमीडिएट कार्बोनाइल बनेगी। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट इस तरह होगी कि ये वाला बॉन्ड U इज डायरेक्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन ब्रोकन डाउन हो जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा कौन सा, लेट मी दिस, तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज होगा, इस कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर देखिए, इसको हम जब U ब्रोकन डाउन करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है मूव टुवर्ड दिस कार्बोनाइल कार्बन और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसा कि दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नजर आ रहे हैं, और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब चूंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो स्टिल इट इज अनस्टेबल। अब से क्या है कि लिविंग ग्रुप रिप्लेस होगा, लिविंग ग्रुप आमतौर पे एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिप्लेस एक्स नेगेटिव, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये जो लोन पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है विल मूव टुवर्ड्स द लिविंग ग्रुप, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब चूंकि ऑक्सीजन एडजस्टेड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव ऑन कार्बन एंड नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड, तो कार्बोनाइल कार्बन की जो नेचर है वो क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगा और एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपने देखा कि इसमें HX रिप्लेस हुआ तो ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट हुआ, बट दिस प्रोडक्ट ये हमारे पास जो है वी कैन प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट थ्रू E1CB
रिएक्शन मैकेनिज्म। सो वी कीप इन माइंड E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले स्टेप में बेस अटैक करके प्रोटॉन को रिप्लेस करते हैं, कार्बन आयन बनता है, फिर आगे रीअरेंजमेंट होती है और सेकंड टू द कार्बोनाइल कार्बन जो है लीविंग ग्रुप रिप्लेस होगा और एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है। Distinguishing E1CB elimination reactions from E1 and E2 elimination reaction। अब इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे E1CB को कि भाई आया ये रिएक्शन जो है E1CB से कैरिड आउट होगा कि E1 से कि E2 से। तो हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश दैट हमारे पास फ्ला रिएक्टेंट है, फ्ला बेस है, फ्ला जो है फ्ला ये है, फ्ला वो है, जो रिएक्शन कंडीशन है इसको हम देखते हैं and keeping in view the reaction conditions we can decide about that the reaction may occur through E1, E2 or E1CB. So these are the a few steps are given below in order to identify either the reaction may be carried out through E1, E2 or E1CB. E1 जैसा कि हम समझते हैं दिस इज अ स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म, 2 स्टेप में आप कैरिड आउट करते हैं। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन या कार्बन आयन बनता है और दूसरे स्टेप में जो है लीविंग ग्रुप रिप्लेस होता है और फाइनल प्रोडक्ट बनती है। जबकि E2 कंसर्टेड रिएक्शन है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, द लीविंग ग्रुप का लीव करना और प्रोटॉन का भी लीव करना विल टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। ठीक है। E1CB reaction, this is also a stepwise mechanism just like E1. So E1 और तो पहले तो ये है कि E1 में और E1CB में ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो मुश्तरक है, दोनों में सेम है। E1 भी स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म और E1CB भी स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म। E1 के लिए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज ऑब्टेन्ड। E1 यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन में पहले स्टेप में स्टेप वाइज है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। जबकि E1CB भी स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें पहले स्टेप में कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है। क्या है कि पहले स्टेप में इसमें प्रोटॉन रिप्लेस होगा, कार्बोकैटायन बनेगी और इसमें पहले स्टेप में बेस अटैक करके प्रोटॉन को रिप्लेस करेगी और कार्बन आयन बनेगी। ठीक है। जबकि इसमें पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप, सॉरी टू से, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप रिप्लेस होगा और कार्बोकैटायन बनेगी। सो दोनों स्टेप वाइज है, लेकिन दोनों में मामूली सा डिफरेंस है E1 में और E1CB में। लेकिन E2 में क्या है, सिमल्टेनियसली रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप। बिल्कुल, इसमें कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है। इसमें प्रोटॉन का और लीविंग ग्रुप का रिमूव हो जाना, डबल बॉन्ड का बन जाना, बोथ आकर इन द सेम सिंगल स्टेप। गुड लीविंग ग्रुप्स, E1 के लिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए गुड लीविंग ग्रुप चाहिए और E1CB के लिए पुअर लीविंग ग्रुप चाहिए, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में मैं बता चुका हूँ। जबकि E2 के लिए लीविंग ग्रुप चाहिए, गुड लीविंग ग्रुप हो या पुअर हो, लेकिन लीविंग ग्रुप हो बस। सो E1 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए शर्त यह है कि गुड लीविंग ग्रुप हो, E1CB के लिए शर्त यह है कि पुअर लीविंग ग्रुप हो, E2 के लिए बस लीविंग ग्रुप। E1 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए चाहिए कि वी हैव लेस एसिडिक प्रोटॉन्स, और इसके लिए एसिडिक अल्फा प्रोटॉन चाहिए और इसके लिए मोर एसिडिक अल्फा प्रोटॉन चाहिए। सो E1 के लिए लेस एसिडिक प्रोटॉन और E1CB के लिए मोर एसिडिक प्रोटॉन अल्फा प्रोटॉन चाहिए, जबकि कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म एसिडिक प्रोटॉन्स हो बस। हाउ टू नो व्हाट मैकेनिज्म्स आर रिएक्शन फॉलो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, क्योंकि SN1 हो, SN2 हो, E1 हो, E2 हो, आल चारों केसेस में हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो राउंड अबाउट सेम रहते हैं
और बेसिस भी तकरीबन राउंड अबाउट सेम रहते हैं। देन हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि अब कौन सा होगा। अब चूंकि हमारे रिएक्टेंट्स आमतौर पे सेम होते हैं, तो हम कैसे, हाउ यू वी विल डिसाइड दैट कि ये रिएक्शन SN1 है कि SN2 है कि E1 है कि E2 है। सो इसको आप जो है रिएक्टेंट्स को देखते हैं कि रिएक्टेंट आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। साथ इसको देखते हैं बेस के बेस आपका स्ट्रांग बेस है कि वीक बेस है, और साथ आप लिविंग ग्रुप को देखते हैं कि गुड लिविंग ग्रुप है कि पुअर लिविंग ग्रुप है। सो कीपिंग in view the four parameters, you can decide the reaction में आकर by SN1, SN2, E1 और E2। आपने देखना होगा, फोकस करना है रिएक्टेंट्स के ऊपर, सबट्रेट के ऊपर कि आया सबट्रेट आपका जो है प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी। आपने फोकस करना है ओवर द बेस कि बेस स्ट्रांग है कि वीक है। आपने फोकस करना है लिविंग ग्रुप के ऊपर कि लिविंग ग्रुप आपका गुड लिविंग ग्रुप है कि पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखे आप डिसाइड कर सकते हैं अबाउट व्हाट अबाउट the reaction may occur through SN1, SN2, E1 or E2. So the first point is primary alkyl halides। क्या है, अगर आप लोगों के पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है, अल्काइल हैलाइड या मतलब आपका सबट्रेट प्राइमरी है। सो इफ यू हैव प्राइमरी सबट्रेट, तो प्राइमरी सबट्रेट के लिए क्या चाहिए, वो आमतौर पे SN2 सब्स्टिट्यूशन आकर। SN2 सब्स्टिट्यूशन तब होगा, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कब, इफ अ गुड लिविंग न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, 60 जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो फिर मुझे SN2 जो है न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन आकर होगी करेगी, E2 रिएक्शन आकर करेगी, शर्त क्या होगा, शर्त ये होगा if you have a strong base, if a strong base is used and a primary alkyl halide is used, then the reaction will be carried out through E2 reaction mechanism। लेकिन अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है लेकिन साथ गुड न्यूक्लियोफाइल्स है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और सब्स्टिट्यूशन में बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है लेकिन साथ जो लिविंग ग्रुप जो है, इसके लिए अपना शर्त है, T1CB रिएक्शन के लिए अपना शर्त। ठीक है कि सबस्ट्रेट मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सो E1CB रिएक्शन, E1CB एलिमिनेशन आकर शर्त क्या होगा, इफ द लिविंग ग्रुप इज 2 कार्बन अवे फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन, कि अगर मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में यानी हेलोजन या लिविंग ग्रुप जो है वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन दिस अल्काइल ग्रुप इज 2 कार्बन अवे फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन, तो फिर उन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आपके तीनों मैकेनिज्म जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए ससेप्टेबल है, but you have to focus over not only over the primary alkyl halide, you also have to focus over the leaving group or base, and you also have to focus over the structure of the molecules। Secondary alkyl halide, अगर आप हमारे पास जो है if we have a secondary alkyl halides, secondary alkyl halide है लेकिन वीक बेसिक न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर SN2 सब्स्टिट्यूशन आकर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के लिए बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। शर्त ही है कि इफ अ
weakly basic nucleophile is used. weakly basic nucleophile is used. लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल हो तो फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर SN2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आकर नहीं करेगा। इसी तरह और साथ दूसरा शर्त ये है, इज यूज्ड इन अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका क्या है, पोलर है और अप्रोटिक है, कोई प्रोटॉन साथ नहीं, तो फिर आपका रिएक्शन ससेप्टेबल टू एडिशन 2 इफ यू हैव सेकेंडरी अल्काइल। दूसरी कि इफ यू हैव अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड तो फिर E2 एलिमिनेशन रिएक्शन उस सूरत में होगा, उस सूरत में प्रीडोमिनेट करेगा जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड। स्ट्रॉन्ग बेस, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड तो खैर है लेकिन साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो फिर SN2 रिएक्शन नहीं होगा, E2 रिएक्शन से हम रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्शन को कैरी आउट कर सकें। लेकिन अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, लेकिन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और मैं E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म टेक आउट करेगा, टेकिंग प्लेस करेगा कब, if a leaving group is 2 carbon away from a carbonyl group। अगर leaving group 2 carbon away from a carbonyl carbon है तो फिर E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। अगर हमारे पास वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन SN2 से कैरिड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम E2 से कैरिड आउट कर सकते हैं। Secondary allylic and benzyl allylic halides can also undergo SN1 and E1 reaction mechanisms। Tertiary alkyl halide अगर हमारे पास, if we have tertiary alkyl halides, so E2 reaction elimination reaction होगी कब, when a base is used, अगर हम बेस को यूज करते, क्या है आपके पास अल्काइल हैलाइड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, बेस आप यूज कर रहे हैं तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर हमारे पास जो है बट SN1 सब्स्टिट्यूशन एंड E1 एलिमिनेशन आकर्स टुगेदर, अगर हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो E1 और SN1 दोनों रिएक्शन हो सकते हैं कब, अंडर द न्यूट्रल कंडीशंस की मौजूदगी such as pure ethanol or water। E1CB elimination takes place if leaving group is 2 carbon away from, वही बात है carbonyl carbon। Next topic that is most important to be noted, that is Sedziv's or Sedzev rules for the elimination reaction। बैकग्राउंड Sedzev rules का ये है कि बसा औकात ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 2 बीटा कार्बन एटम एट द सेम टाइम मौजूद रहते हैं, एक ही वक्त में हमारे वी हैव 2 बीटा प्रोटॉन्स लाइक इसमें। तो अब अगर देखें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में या 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा प्रोटॉन चाहिए, तो बाज स्ट्रक्चर्स, बाज जो सबस्ट्रेट होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उसमें बीटा प्रोटॉन्स एक से ज्यादा होते हैं, 2 होते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप, दूसरे स्टेप में बीटा प्रोटॉन रिप्लेस होगा। अब अगर हमारे पास 2 बीटा प्रोटॉन्स है तो पहले स्टेप में तो लीविंग ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, while in the second step we will be confused which one beta proton will be replaced in order to produce the final product। like मैं आपको इस साइड चलते हैं, ये देखिए आप, ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH एंड CH3, ये कंपाउंड है मेरे पास जिसको 2 आइडो प्रोपेन 2 3 4
आयोडोब्यूटेन कहा जा सकता है। तो इसमें आप देखें दिस इज अल्फा, यानी जिस ग्रुप के साथ लीविंग ग्रुप, जिस कार्बन के साथ लीविंग ग्रुप अटैच है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अल्फा कार्बन। तो ये वाला कार्बन बीटा कार्बन हुआ और इसी तरह ये वाला कार्बन भी बीटा कार्बन। तो अब मेरे पास इस बीटा कार्बन के साथ बीटा प्रोटॉन अटैच और इस बीटा कार्बन के पास भी बीटा प्रोटॉन अटैच। तो when we are going to carry out the beta elimination reaction, तो पहले स्टेप में तो ये जो लीविंग ग्रुप है ये तो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। आप जिस मैकेनिज्म से करना चाहे, कार्बोनाइन से करना चाहे, कार्बोकेटाइन से करना चाहे, कर सकते हैं। लेकिन अब ये है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन, चलो लीविंग ग्रुप रिप्लेस हुआ, कार्बोकेटाइन बन गया। अब बीटा कार्बन ये भी है और बीटा ये भी है। सेकंड स्टेप में आमतौर पे प्रोटॉन बीटा कार्बन से रिप्लेस होगा। अब यहां से रिप्लेस होगा कि यहां से, तो सिर्फ कहते हैं कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, दोनों बीटा कार्बन जो है रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही वक्त पे एक बीटा कार्बन रिप्लेस होगा, इसका मतलब ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर जिसको मेजर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर में जो है प्रोटॉन यहां से रिप्लेस हुआ, जबकि माइनर प्रोडक्ट जिसको लिखा हुआ है इसमें यहां से प्रोटॉन रिप्लेस हुआ। तो एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट ये। सो इसको हम जरा देखते हैं। So Russian chemist Alexander Zerzev studies a variety of different elimination reactions. Recall that when an alkyl halide ऐसा हो, alkyl halide that having two or more different beta protons, जिसमें two or more than two different beta carbons हो, यानी बीटा कार्बन के साथ बीटा प्रोटॉन्स होते हैं, जाहिर है। So we will obtain more than one alkene product is formed. एक से ज्यादा अल्केनिक प्रोडक्ट बनेगी। मिक्सचर ऑफ two or more than two alkenic products will be obtained, ठीक है। ये Zerzev कहते हैं, Zerzev कहते हैं कि अगर हमारे पास if we have more than one beta protons available, then we will obtain a mixture of products. We will obtain a mixture of product. तो अब इसमें यह है कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हमारे पास दो प्रोटॉन्स थे। अब इसमें इसका रिएक्शन जो है when this happens से मुराद कि अगर हमारे पास two beta protons let available, let's suppose two beta protons are available. So अब अगर दो बीटा प्रोटॉन्स अवेलेबल है, so one of the product usually predominates. So दो प्रोडक्ट बनेगी, दो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा मीन गालिब होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, परसेंटेज हाई होगा, दूसरे प्रोडक्ट का परसेंटेज कम होगा। तो अगर मोर देन वन बीटा कार्बन आर अवेलेबल, वी विल ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। उन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट जो है वो प्रीडोमिनेट करेगा, मीन के उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो परसेंटेज है अब प्रोडक्ट उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो प्रीडोमिनेटिंग प्रोडक्ट Zerzev प्रोडक्ट कहलाएगा, Zerzev प्रोडक्ट कहलाएगा। सो द मेजर प्रोडक्ट इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट आमतौर पे मोर स्टेबल प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, और वो मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा, द वन प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड एज द मेजर प्रोडक्ट विद द मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। वो जो डबल बॉन्ड बनाते हैं और वो डबल बॉन्डेड कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो, तो वो वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू Zerzev's rules, and this phenomenon is called Zerzev's rules. So more substituted product will be considered as Zerzev's product, and Zerzev product can produce the major product. तो अब आप इसमें देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे
ये मेरे पास 2 बीटा कार्बन, एक बीटा कार्बन दिस और दूसरा बीटा कार्बन ये है। अब पहले स्टेप पे तो लीविंग ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब या तो कार्बन सेकेंड स्टेप में यहाँ से प्रोटॉन रिप्लेस होगा या तो यहाँ से रिप्लेस होगा। जब यहाँ से प्रोटॉन रिप्लेस होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगी, जगह यहाँ बनेगी। लेकिन अगर यहाँ से प्रोटॉन रिप्लेस होता है, यहाँ से लीविंग ग्रुप रिप्लेस होता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगी, जैसा कि इस प्रोडक्ट में नजर आ रहा है। So though mixture of two products will be obtained, the one is considered to be the major product, this will predominate, and the other one is considered to be the minor product. तो सेट जी मेजर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड हो या मोर सब्स्टिट्यूटेड हो। तो इसमें आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट में इसमें डबल बॉन्ड के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जबकि इस प्रोडक्ट में दिस इज द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम और इस कार्बन के साथ के इस साइड कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। So this have no substituent, this have one substituent, so this product is more substituted product, so that's why that is considered to be the major product and that is considered to be the minor product. So for example, when 2-iodobutane is 2-iodobutane is treated with alcoholic cabbage, तो क्या होगा 2-butene बनेगी या 1-butene बनेगी। So 2-butene is the considered to be the major product and 1-butene is considered to be the minor product. रूल्स के मुताबिक सर्जिव रूल्स में ये है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड product जो है that is considered to be the major product. So according to the Sergev rules, the Sergev rule, the major product in beta elimination has the more substituted double bond. So this double bond is more substituted double bond, so that's why this is considered to be the major product. Next is Hofmann's rules. Hofmann's rules is totally opposite to the Sergev rules. इसमें यह है कि ये कहता है कि जो more substituted product है that will be the less stable and that will be the minor product, while the less substituted product will be the major product according to Hofmann rules. So Hofmann rules is totally opposite to the Sergev rules. So most elimination occurs follow Sergev's rule. बिल्कुल Sergev rules के मुताबिक होगी elimination, in which the most stable alkenes are the major product. In which the most stable alkenes are the major product. Most stable alkenes are the most stable alkenes are the major products according to Sergev rules. However, इसमें भी यानी Hofmann rules के लिए भी अगर हमारे पास if we have a substrate having more than one beta carbon atoms, so in which a mixture of product will be obtained, and in a mixture of product one of the product will be considered the major product. So कौन सा वाला Hofmann rules के मुताबिक major product consider करेंगे, आइए देखते हैं। However, under the some circumstances, the major elimination product is less substituted or less stable alkenes. देखिए ये this is totally Hofmann rules or Hofmann products is totally opposite to that of Sergev rules. तो इसमें ये कहते हैं कि मेजर एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो कौन सा होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल्स को देखते हैं। केस 1, यूजिंग अ बल्की बेस। अगर हम एक बल्की बेस को यूज करें, क्या यूज करें, बल्की बेस को यूज करते हैं एज अ व्हाट, एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि आमतौर पे एलिमिनेशन रिएक्शन bases are usually used to eliminate protons. अगर बल्कि क्या है, बल्कि बेस, बल्कि बेस यहाँ पे स्मॉल बेस इथेनोइक इथेनोइक ऑक्साइड या इथेन ऑक्साइड या इथॉक्साइड का ना,
इसमें दिस इज, इसमें जो बेस है दैट इज ईथो ऑक्साइड, और इसमें जो बेस है दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड. टर्शरी, टी इज फॉर टर्शरी, बी इज फॉर ब्यूटाइल, ओ इज फॉर ऑक्साइड. तो ज़ाहिर है टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड ये एक ऐसा बेस है जो कि बल्कि है, बहुत सारे ग्रुप्स है इसमें, और इथो ऑक्साइड में सिर्फ 2 कार्बन है, जबकि इसमें 4 कार्बन तो है ही, लेकिन साथ टर्शरी ब्यूटाइल है. तो टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, तो ज़ाहिर है ये वाला बेस जो है दिस वन इज बल्कि, और दिस बेस इथो ऑक्साइड बेस इज स्मॉल बेस. दिस इज व्हाट, दिस इज और सबट्रैट. तो इसमें सबट्रैट में 2 ब्रोमो ब्यूटेन. तो इसमें आप देखें एक पर्पल कलर और ब्लू कलर के 2 प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं. दोनों प्रोटॉन्स आर कंसिडर्ड एज व्हाट, बोथ द प्रोटॉन्स आर कंसिडर्ड एज बीटा प्रोटॉन्स. दोनों प्रोटॉन्स क्या है, बीटा प्रोटॉन्स. अब ये होगा, अब ये होगा कि इफ आई हैव अ बल्की बेस, इफ आई हैव अ बल्की बेस, तो फिर क्या है, जाहिर है यहाँ से एक बी आर नेगेटिव रिप्लेस हो जाएगा, तो सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से एक प्रोटॉन रिप्लेस हो जाएगा, सी पॉजिटिव एच बी आर बना देगा, सी पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी, जैसा कि इसमें नज़र आपको नज़र आ रहा है. सो दिस इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. ठीक है. और इसी तरह अगर बल्कि ब्यूटाइल ऑक्साइड एज अ बेस है, यहाँ से लीविंग ग्रुप रिप्लेस हो रहा, लेकिन इस प्रोटॉन की बजाय इस बीट ये वाला बीटा प्रोटॉन रिप्लेस हो रहे हैं, तो फिर जो है एच बी आर रिप्लेस हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, जैसा कि इस प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है. तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज ये जो अल्कीनिक प्रोडक्ट है, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन. So this is more substituted alkene. This is less substituted alkene. According to the set-zip rules, this should be the major product and this should be the minor product. While according to the Hauptmann rules के मुताबिक ये वाला product जो है that is 70% and that this one is 30%. This means that this product will be considered as the major and this will be considered as the minor. लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, इथान ऑक्साइड स्मॉल बेस है, बल्कि बेस नहीं है, स्मॉल बेस है, तो दिस विल बी द सेट जी प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द हाफमैन प्रोडक्ट. तो देन सेट जी प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड हाफमैन प्रोडक्ट विल बी द माइनर प्रोडक्ट. आप समझ गए होंगे इसमें फर्क क्या रहा. फर्क ये रहा कि दोनों कहते हैं सेटजिव्स या हाफमैन के अगर हमारे पास एक सबस्ट्रेट ऐसा हो जिसमें एक से 2 बीटा कार्बन है और एज ए रिजल्ट 2 बीटा प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स हो जाएंगे, सो सच ऐसी केसेस में 2 मेजर प्रोडक्ट्स जो है वो बन सकते हैं. यहाँ से प्रोटॉन रिप्लेस होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से प्रोटॉन रिप्लेस होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा. तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है दैट इज कंसिडर्ड एज सेटजिव प्रोडक्ट, और लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो हाफमैन प्रोडक्ट है. सो इसमें यह है कि ये सूरत में अगर हमारे पास बेस जो है बल्कि बेस नहीं है, स्मॉल बेस है, तो फिर जो है क्या होगा, सेटजिव प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, हाफमैन प्रोडक्ट विल बी द माइनर प्रोडक्ट. लेकिन अगर बल्कि बेस इज देयर और हम एलिमिनेशन करना चाहें, देन Hauptmann product will be the major product and क्या है Sergio product will be the minor product. जी बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं ये इसमें है, ये मेरे पास ये बीटा प्रोटॉन, ये भी बीटा सॉरी ये बीटा कार्बन, ये बीटा प्रोटॉन और ये भी बीटा कार्बन एंड दिस इज बीटा प्रोटॉन. सो दोनों बीटा एटम्स है, प्रोटॉन्स है. सो बीटा प्रोटॉन ये भी रिप्लेस हो सकता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकते हैं, ये वाला बीटा प्रोटॉन भी रिप्लेस हो सकते हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है. तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ये इस साइड वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है. तो सेटजिव के मुताबिक ये इस साइड वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा. ठीक है.
इसको आप देखें जी, बिल्कुल। अगर मेरे पास स्मॉल बेस है तो स्मॉल बेस ये वाला प्रोटॉन रिप्लेस होगा एंड दिस प्रोटॉन विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमारे पास अब बल्कि बेस है टर्शियल ब्यूटाइल ऑक्साइड तो फिर यहाँ से प्रोटॉन रिप्लेस होगा और यहाँ प्रोटॉन विल बी कंसिडर्ड एज द मेजर प्रोडक्ट को कंसिडर करें। Case 2 with a bulky group next to leaving halides. Case 2 with a bulky group next to leaving halides. बल्कि ग्रुप है मेरे पास, लेकिन बल्कि ग्रुप जो है नेक्स्ट टू लिविंग ग्रुप अटैच। बल्कि ग्रुप कहाँ पे है? नेक्स्ट टू लिविंग, यानी जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, इस कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन है इसके साथ क्या हो, कोई बल्कि ग्रुप हो, तो उसमें फिर सर्जिफ और हाफमैन प्रोडक्ट को देखते हैं कि उस सूरत में सर्जिफ प्रोडक्ट मेजर होगा कि हाफमैन प्रोडक्ट मेजर। जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल सिंपल स्मॉल जिसे बेस आप कह सकते हैं, इसमें स्मॉल बेस है, लेकिन दीज आर, ये पर्पल कलर के ये क्या है, बीटा प्रोटॉन्स है, और ब्लू कलर के प्रोटॉन्स भी बीटा प्रोटॉन्स है। सो टू टाइप्स ऑफ बीटा प्रोटॉन्स आर अवेलेबल, सो टू products or mixture of products may be obtained. अब इस साइड में ये जो ब्लू कलर्स के बीटा प्रोटॉन्स हैं, इस साइड पे आप देखें तो नेक्स्ट टू द, देखिए यहाँ हम लिखते हैं विद द बल्की ग्रुप नेक्स्ट टू द लिविंग ग्रुप। तो नेक्स्ट टू द लिविंग ग्रुप यहाँ पे जो है ये बीटा प्रोटॉन्स, ये लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप के नेक्स्ट जो है प्रोटॉन्स, और इसके नेक्स्ट क्या है, बल्की ग्रुप है, CH3 और ये Me और ये सारा, तो ये क्या है, दिस इज अ बल्की ग्रुप। तो इस साइड पे बल्की ग्रुप है, इस साइड पे कोई बल्की ग्रुप नहीं है। सो अगर हमारे पास बल्की ग्रुप नेक्स्ट टू लिविंग ग्रुप हो तो फिर उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में जो हाफमैन प्रोडक्ट है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और बजाय इसके कि यहाँ पे डबल बाण हो, बजाय इसके कि इस पोजीशन पे डबल बाण हो, तो इस पोजीशन पे भी डबल बाण आ सकता है और इस पोजीशन पे भी डबल बाण आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो डबल बाण होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मेजर प्रोडक्ट, व्हाइल यहाँ पे जो डबल बाण होगा दैट will be considered as the minor product according to the rules. So less crowded. So ये वाला जो बीटा प्रोटॉन्स है ये लेस क्राउडेड है, और ये वाले बीटा प्रोटॉन मोर क्राउडेड है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा ये पूरा बल्कि ग्रुप अटैच है, ठीक है। सो लेस क्राउडेड और मोर क्राउडेड, ये ब्लू कलर के मोर क्राउडेड है और पर्पल कलर के प्रोटॉन्स लेस क्राउडेड प्रोटॉन्स। ओके, बस ये आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। और अब इसमें यह है कि आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और साथ साथ आप मुझे हाजिरी भी दे दीजिएगा कि हु इज़ देयर इन टुडे क्लास, ठीक है। आज शबाना इज़ देयर? जी सर। And Irfanullah is there. Yes, sir. Irfanullah, जी सर। you understand what I am talking about? सर वो मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कोई 50-60% हो गया सर। आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर। शबाना जी, आप मुझे सुन जी रहे हैं? सर, जी सर बिल्कुल। माइक तो ऑन है आप लोगों जी सर। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही भाई। सर आ रही है, आपकी आवाज तो आ रही है सर। सर हमें तो आ रही है आवाज आपकी। शबाना, जी सर। ओके ठीक है, आवाज नहीं आ रही, थैंक यू सो मच। बस ये है कि यही लेक्चर है आज के लिए, मैं अपलोड कर देता हूँ, आप ज़रा एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है सर। इंशाल्लाह समझ आ रही ठीक है, है आप सर। और से ज़रा देख लीजिएगा।
तो मैं ये वाला भी जूम लेक्चर भी और कुछ अपना पुराने लेक्चर्स भी जो है वीडियोस उनको भी मैं अपलोड करके आप इसको गौर से देख लें। बलगनिश। थैंक यू ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू।